लेकिन मॉड्यूल वाइज उसको डिवाइड किया हुआ है, अंतर इतना ही उसमें है। तो ये पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, 1 मिनट। आज मेरा लैपटॉप लगता है फिर गड़बड़ाया हुआ है, आवाज़ कर रहा है, बीच में ठीक हो गया था अपने आप। दिखा स्क्रीन? करा रहा है। 1 मिनट, इसका आवाज़ भी जा रहा होगा लैपटॉप वाला? नहीं, लैपटॉप वाला नहीं आ रहा है आवाज, सिर्फ आपका आ रहा है। अच्छा, तब ठीक है, चलो। नहीं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है ना, ये क्या होता है कि बीच में गड़बड़ हो गया था, अभी लॉकडाउन है तो इसको मरवा भी नहीं सकते हैं, नया खरीद भी ले सकते हैं, हम्म, इसी से काम करना है, यही प्रॉब्लम है। नहीं, कभी कभी काफ़ी ये मतलब इरिटेटिंग हो जाता है ये। अब स्क्रीन दिख रहा है? ये तो है। चलो, ये जो फोल्डर है, इसमें कल एक हम बनाए थे फोल्डर, क्या उसका नाम था? अच्छा, वो इसमें नहीं ना होगा, वो इसमें नहीं होगा, वो तो उसमें था। 1 मिनट रुको। आज है 30, ये 28 का ही डाउनलोड किया हुआ है, इसको पहले डाउनलोड करना होगा, हम क्लाउड पे हम रखे हुए हैं, वहाँ से उसको डाउनलोड कर रहे थे। एक वेबसाइट है, ड्राइव HQ करके है, इसको कभी यूज़ करना है FTP सर्वर के लिए, तो क्लाउड में फाइल वगैरह स्टोर करना है ना, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये। अब मेन है कि FTP सर्वर इस पर दिया हुआ है, तो प्रोग्राम के थ्रू भी जो है ना फाइल्स वगैरह को अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। इस फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। रिप्लेस, इसका स्पीड जो है ना बहुत अच्छा है, मतलब इस वेबसाइट का, इसका FTP सर्वर जो है वो इतना फास्ट है, इतना फास्ट है कि FTP से डाउनलोड अपलोड करना बिल्कुल एकदम आसान काम होता है। अभी डाउनलोड हो गया, अब इसका डेट दिखाएगा आज का, अनजिप कर लेते हैं। अब जाते हैं उस फोल्डर के अंदर, इसमें एक फाइल फोल्डर आ गया होगा, ये वाला सेक्स फोल्डर, ये फोल्डर दिख रहा है, ये वाला। यस सर। ये इसी, प्रोजेक्ट। हाँ, कल इसको हम बता रहे थे, जैसे इसमें जो है ना, ये मतलब मेन जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है शेप्स प्रोजेक्ट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को हैंडल करने के लिए। जैसे सर्किल एक तरह का शेप हो गया, रेक्टेंगल एक तरह का शेप हो गया, क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। अब इसमें दो हम कल मॉड्यूल बनाए थे, एक सर्किल नाम का मॉड्यूल था और एक ये रेक्टेंगल नाम का मॉड्यूल था। तो अब हेडर फाइल जो है ना, मतलब पहले क्या हम लोग करते थे कि एक कॉमन हेडर फाइल बनाते थे, और उसी हेडर फाइल में सारे मॉड्यूल्स का जो ये है फंक्शन है उसको उसमें डिफाइन कर लेते थे। अब क्या करेंगे कि नहीं, कि हर मॉड्यूल का अपना हेडर फाइल होगा और हर मॉड्यूल का अपना लाइब्रेरी फाइल होगा, और वो उसके फ़ोल्डर के अंदर रखा हुआ रहेगा। जैसे सर्किल से रिलेटेड जो हमारा हेडर फाइल है वो इसमें होगा, और सर्किल से रिलेटेड जो लाइब्रेरी फाइल है वो भी इसी फ़ोल्डर में होगा। लाइकवाइज रेक्टेंगल से रिलेटेड जो हेडर फाइल होगा और जो लाइब्रेरी फाइल होगा इसमें होगा। तो इसको दिखाते हैं ऐसे कि ट्रिक कमांड से देखो इसको, दिख रहा है ये दिखा रहा है यस। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ना। अभी ये दिखा रहा है स्ट्रक्चर कि हमारा जो करंट जो फोल्डर है, उस करंट फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर है जिसका नाम है सर्किल मॉड्यूल। इसके अंदर एक फाइल है डॉट सी जो इसका लाइब्रेरी फाइल है, और दूसरा है डॉट एच जो इसका हेडर फाइल है, और ये उसका ऑब्जेक्ट फाइल है जो कल कंपाइल किया गया था। फिर दूसरा जो मॉड्यूल है रेक्टेंगल मॉड्यूल, उसके अंदर फिर से एक उसका अपना लाइब्रेरी फाइल है, उसका अपना एक हेडर फाइल है ये वाला, और उसका अपना ये एक ऑब्जेक्ट फाइल है।
और जो मेन फाइल हमारा है मेन, उसमें कोई भी हेडर फाइल नहीं है। उसमें हम लोग सिंपली क्या किए हैं कि सेट्स डॉट सी डिफाइन कर लिए हैं और उसको कन्वर्ट कर लिए पहले ऑब्जेक्ट फाइल में, और फिर इस ऑब्जेक्ट फाइल, इस ऑब्जेक्ट फाइल और इस ऑब्जेक्ट फाइल तीनों को मिला करके एक फाइनल EXE फाइल बना लिए जिसका नाम हो गया सेप्स। यही सेप्स जो है ये रन करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वो फोल्डर कहाँ गया है, ये वाला है। ये मान लो पहला मॉड्यूल है सर्किल, इसका ये हेडर फाइल है। तो इस हेडर फाइल में केवल वही फंक्शन डिफाइन किया हुआ होगा जो इस मॉड्यूल से रिलेटेड है, दूसरा इसके अंदर नहीं होगा। दिख रहा है? ये कौन सा है, ये तो इसका डोंट सी। तो इसमें बस दो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, एक सर्किल एरिया और एक सर्किल डायमीटर। अब इस दोनों का बॉडी जो है ना वो उसी फोल्डर के अंदर इसका जो लाइब्रेरी फाइल है उसमें डिफाइन किया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या किए कि हैश इंक्लूड सर्किल डॉट एच, इसको इंक्लूड कर लिए। इंक्लूड करने के बाद इस दोनों फंक्शन की बॉडी को डिफाइन कर लिए। तो पहला फंक्शन हो गया सर्किल एरिया, दूसरा फंक्शन हो गया सर्किल डायमीटर। इस दोनों फंक्शन में कहीं भी कोई इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट नहीं है, बस क्या है कि रेडियस इनपुट लिया हुआ है और रेडियस एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया। फिर यहाँ पे रेडियस इनपुट लिए, डायमीटर कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा एक मॉड्यूल का दो फाइल हो गया। उसी तरीके से दूसरा जो मॉड्यूल हमारा है रेक्टेंगल मॉड्यूल, इसका भी अपना एक हेडर फाइल है जो दूसरे फोल्डर में रखा हुआ है, और इसका अपना लाइब्रेरी फाइल है जो उसी फोल्डर में है जिसमें रेक्टेंगल डॉट एच रखा हुआ है। तो सर्किल डॉट एच में इंक्लूड हुआ है केवल, मतलब ये जो फाइल है इसको इस दोनों से कोई मतलब नहीं है, और इस दोनों को जो है ना इस दोनों से कोई मतलब नहीं है। हर मॉड्यूल जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये इसका मेन खासियत है। मतलब एक आदमी जो इस मॉड्यूल पे काम कर रहा है उसको दूसरे मॉड्यूल से कोई मतलब नहीं है उसको, वो केवल अपने मॉड्यूल पे कंसंट्रेट करेगा और अपना जो लाइब्रेरी फाइल है उसको वो डेवलप कर लेगा। ठीक है, पहले क्या था ना कि एक ही हमारे पास लाइब्रेरी फाइल था और एक ही हमारे पास हेडर फाइल था। अब उस लाइब्रेरी में अगर बहुत सारा काम अगर करना है, बहुत सारा फंक्शन डिफाइन करना है, तो नेचुरल है कि एक ही प्रोग्रामर उस पर काम कर पाएगा, क्योंकि मल्टीपल पर्सन उस पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब एक ही फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फोल्डर्स में डिवाइड कर देते हैं, और एक फोल्डर असाइन कर दिए एक पर्सन को, दूसरा फोल्डर असाइन कर दिया दूसरे पर्सन को, तीसरा फोल्डर असाइन कर दिया तीसरे पर्सन को। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या करेगा कि वो जो उसका जो मेन फोल्डर है उसमें वो काम करता है। तो हम लोग का जो मेन फोल्डर है वो यहाँ है। इसमें अभी एक फाइल है जिसका नाम है सेट्स डॉट सी, और इसमें क्या किया गया ना कि इसमें जो हेडर फाइल हमारा है stdio डॉट और लिंक, इसको लेकर के बाकी ये जो दोनों है जितना मॉड्यूल हमारे पास है हर मॉड्यूल के हेडर फाइल को हम लोग इंक्लूड कर लिए। इंक्लूड करने के बाद अब क्या किए उसको टेस्ट कर लिए, एक रेडियस सेट करके फंक्शन कॉल करके चेक कर लिए कि वो काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। आया समझ में ये? कैसे ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हेलो, आ रहा है आवाज मेरा? ये सर आ रहा है। हाँ। एक इसका मैसेज आया हुआ है स्नेहा का कि सर आवाज नहीं आ रहा है, चैटिंग वाले पे मैसेज है तो नेटवर्क का है। नहीं उसका तो, लेकिन उसका यहाँ ग्रीन दिखा रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है आवाज तो ठीक है। हाँ, पहले नहीं आ रहा था। हाँ नहीं, वो नेटवर्क असल में क्या है ना, इसमें इस नेटवर्क का स्पीड इसमें ज़्यादा खोजता है, कम स्पीड पे अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ये हाई स्पीड का चीज, क्योंकि इसमें ना इसे फीचर लगा हुआ है, इतना फीचर लगा हुआ है कि लो स्पीड में ये काम नहीं कर पाता है ये। इसके लिए स्पीड अच्छा खासा होना चाहिए, कम से कम 1 MBPS से ऊपर होना चाहिए।
तब वो काम करेगा सही से। ये वाला समझ में आया अभी जो हम बताए हैं? ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को समझना है कि कैसे इसमें काम किया हुआ है। इसी चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे। जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को बना लेंगे, और एक मॉड्यूल में एक तरह का काम होगा, दूसरे मॉड्यूल में दूसरे टाइप का काम होगा, ऐसा कुछ। और फिर सब मॉड्यूल को कंबाइन करके और उसका जो मेन फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा, और उस मेन फाइल को लिंक करना है और अपना एक फाइल क्रिएट करना है और फिर उस पर काम करना है। तो क्या करना है ना कि इसके पहले का जो प्रोजेक्ट था वो वाला एरे वाला, उसमें ये करना है कि अपना डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफाइन कर लेना है। जैसे एक इंसर्शन का मॉड्यूल, एक डिलीशन का मॉड्यूल, एक सर्चिंग का, एक सॉर्टिंग का। अब उस मॉड्यूल में केवल उसी से रिलेटेड जो फाइल है वो होना चाहिए, और तब फिर उसको कंपाइल लिंक करके उसको टेस्ट कर लेना कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है। काम करना ही चाहिए, क्योंकि इस तरीके से काम हो रहा है तो वही काम वहाँ भी करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? हेलो, क्या सर? बोले इसमें कोई कंफ्यूजन है कि इसमें समझने में कोई दिक्कत है इसको? सर तो सबका अलग अलग जो बनाएंगे तो सबका अलग अलग हेडर फाइल होगा। हाँ वही यहाँ दिख रहा स्क्रीन दिख रहा है मेरे वाला, स्क्रीन मेरा दिख रहा है स्क्रीन। स्क्रीन जो हम शेयर किए हुए हैं वो दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। यस सर। हाँ तो ये टर्मिनल जो है ना, यहाँ देखो ना, यहाँ पे ये जैसे ये एक फोल्डर है सर्किल मॉड्यूल, जी। इसके अंदर दो फाइल है। इसका ये लाइब्रेरी फाइल हो गया सर्किल डॉट सी, और यस इसका ये सर। हेडर फाइल हो गया सर्किल डॉट एच। अच्छा। फिर ये रेक्टेंगल डॉट सी हो गया, और फिर ये रेक्टेंगल डॉट एच हो गया। मतलब है कि इस डॉट एच फाइल में केवल सर्किल से यस सर। रिलेटेड जो फंक्शन है वो डिफाइन किया हुआ है, और उसका बॉडी यहाँ डिफाइन किया हुआ है। फिर इस डॉट एच फाइल रेक्टेंगल से रिलेटेड जो फंक्शन है वो डिफाइन किया हुआ है, और इसका जो बॉडी है वो यहाँ डिफाइन किया हुआ है। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जो पर्सन या जो प्रोग्रामर इस मॉड्यूल पे काम कर रहा है उसको दूसरे मॉड्यूल से कोई मतलब नहीं है। फिर जो पर्सन इस मॉड्यूल पे काम कर रहा है उसको दूसरे मॉड्यूल से कोई मतलब नहीं है। और ये हमारा मेन फोल्डर हो गया, जिसमें ये हमारा मेन फाइल है सेप्स डॉट सी। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इस मॉड्यूल के हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, फिर इस मॉड्यूल के हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, और फिर उसको कंपाइल करके लिंक करके अपना फिर काम करेंगे। जैसे क्या करेंगे कि पहले मॉड्यूल वाइज जाएंगे, यहाँ लिखेंगे कि सी डी और सर्किल मॉड्यूल, और यहाँ जी सी सी माइनस सी सर्किल डॉट सी, फिर सी डी रेक्टेंगल मॉड्यूल, फिर जी सी सी माइनस सी रेक्टेंगल डॉट सी। कंपाइल हो गया। अब जाएंगे पेरेंट फोल्डर में, यहाँ मेन फोल्डर में, और यहाँ लिखेंगे कि जी सी सी माइनस सी सेप्स डॉट सी। ये भी कंपाइल हो गया। फिर सबको लिंक कर लेंगे कि जी सी सी अब रेक्टेंगल मॉड्यूल के अंदर रेक्टेंगल डॉट ओ, फिर सर्किल मॉड्यूल के अंदर सर्किल डॉट ओ, एंड देन सेप्स डॉट ओ, एंड देन हाइफन ओ, एंड देन द मेन फाइल नेम। ये वाला जीसीसी कमांड जो है ये समझ में आया कैसे किए? ये फर्स्ट मॉड्यूल और उसका ऑब्जेक्ट फाइल, फिर सेकेंड मॉड्यूल उसका ऑब्जेक्ट फाइल, फिर जो मेन हमारा फाइल है उसका मॉड्यूल उसका ऑब्जेक्ट फाइल, देन हाइफन ओ, एंड देन द एक्सी फाइल। अब ये फाइल बनकर रेडी हो गया। अब इसको रन करा देना है। अभी इसमें मेनू वगैरह नहीं है, तो ये क्या हो रहा है कि सिंपली वो सर्किल का एरिया कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर दे रहा है वो। इस तरीके से इसमें काम करना है इसके ऊपर, तब ये जो है ना सही में आएगा। हालांकि इसमें भी आगे बहुत सारी चीज़ है, लेकिन उस पर अभी हम लोग कंसंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे होता क्या है कि किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर मान लो कि बहुत सारा मॉड्यूल बन गया है ना, जैसे मान के चलो कि 100 मॉड्यूल या बहुत सारा मॉड्यूल 150 मॉड्यूल हो गया।
तो जिस समय हम कंपाइल करेंगे यहाँ पे, जैसे इस समय लिंक कर रहे हैं, उस समय तो हर मॉड्यूल का नाम दे रहे हैं। तो सोच के देखो कि अभी तो 2 ही मॉड्यूल था तो 2 बार लिखे। अगर बहुत ज़्यादा मॉड्यूल होगा तो उतना बार टाइम लिखना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात है कि टाइम, कंपाइलेशन का टाइम जो है बढ़ जाता है। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म है लिनक्स में जिसका नाम है मेक फाइल। मतलब वो क्या करता है कि वो चेक करता है कि जिस मॉड्यूल में चेंज हुआ है केवल उसी मॉड्यूल को कंपाइल करना है और लिंक करना है, और जिस मॉड्यूल में चेंज नहीं हुआ है उसको फिर से रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोबारा जो कंपाइलेशन करना है, मतलब जितनी बार कंपाइल करेगा उतनी बार वो चेक कर लेगा कि जो मेरा पर्टिकुलर मॉड्यूल है ना वो पहले से कंपाइल्ड है या नहीं है। अगर कंपाइल्ड है तो उसको छोड़ देगा, कंपाइल्ड नहीं है तब उसको कंसिडर करेगा। तो उस तरीके से क्या होता है कि काम करना जो है फास्ट हो जाता है। लेकिन उस पर अभी हम लोग नहीं आएंगे, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी बस केवल यह है कि कैसे उसको स्ट्रक्चर करना है, उस पर हम लोग आगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इस फाइल को क्लोज कर लेते हैं। इसमें एक फाइल होगा function.txt। इस पे हम लोग फंक्शन वाले पे आज है अप्रैल 2020। और ये टॉपिक नंबर हो जाएगा दूसरा और ये तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन करते हैं कि मॉड्यूल वाइज ब्रेकअप ऑफ ए प्रोजेक्ट। In this case, the project folder, especially the main folder of project, contains subfolders for different modules. Each folder of the submodule of the module contains a header file and a library file. This header file only contains prototype of the functions related to the current module. Similarly, the library file contains definition of the functions related to the current module only. So the programmer working on a particular module has to concentrate on the functions related to his own module only.
project manager works in the main folder of the project, and generally that folder only contains a single .c file which includes header files of all modules, as well as other system header files, system defined header files. Then at the time of compilation and linking of the project, the object file of each module is considered. इसका जो एग्जाम्पल हम लोग का है उस एग्जाम्पल को यहाँ डाल देते हैं। जैसे अगर यहाँ लिखते हैं कि ट्री एंड शेप्स प्रोजेक्ट, तो ये एग्जाम्पल जो है इसका बेहतर एग्जाम्पल है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये शेप्स प्रोजेक्ट जो है ये हो गया हमारा मेन फोल्डर, और ये पहला सब मॉड्यूल, ये दूसरा सब मॉड्यूल। इसको यहाँ पे ऐसे लिखो, दिस इज द प्रोजेक्ट मेन फोल्डर। ये जो है सर्किल मॉड्यूल फोल्डर। फिर ये लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी फाइल ऑफ सर्किल मॉड्यूल। फिर ये हो जाएगा हमारा हेडर फाइल ऑफ सर्किल मॉड्यूल, और ये ऑब्जेक्ट फाइल है जिसको हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट फाइल ऑफ सर्किल मॉड्यूल। इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमांड यूज करते हैं। वो कमांड है कि gcc -c एंड देन circle.c। इसी तरीके से ये हो जाएगा रेक्टेंगल मॉड्यूल फोल्डर। ये हो जाएगा लाइब्रेरी फाइल ऑफ रेक्टेंगल मॉड्यूल। ये हो जाएगा हेडर फाइल ऑफ रेक्टेंगल मॉड्यूल। then this is object file of rectangle module। इसको क्रिएट करने के लिए लिखेंगे gcc -c rectangle.c।
ये सेप्स जो है ये हमारा फाइनल है, दिस इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑफ द प्रोजेक्ट जो फाइनली रन करता है, और इसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो कमांड है ये वाला। इस कमांड को यूज करना है इस पर्पस के लिए। ये जो है इसको लाइब्रेरी फाइल, लाइब्रेरी नहीं असल में मेन फाइल ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट फाइल ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके लिए gcc -c and then seps.c। कमांड का सीक्वेंस जो है ना, वैसे कमांड का जो सीक्वेंस है वो है कि सबसे पहले लिखना है gcc -c and then circle.c। उस फोल्डर में जाकर के दूसरा फिर gcc -c rectangle.c, और तीसरा ये हमारा है, नहीं इसके बाद फिर किया था कि gcc -c seps.c। ये जो कमांड है ये चलेगा इनसाइड द फोल्डर ऑफ सर्किल मॉड्यूल। इसको रन करना है इनसाइड द फोल्डर ऑफ रेक्टेंगल मॉड्यूल, और इसको रन करना है इनसाइड द मेन फोल्डर, मेन प्रोजेक्ट फोल्डर। ठीक है, फिर फाइनली जब ये रन कंपाइल हो गया तो रन करने के लिए टू एग्जीक्यूट ./ ये हो गया कमांड का सेट कि कमांड हम कैसे यूज करना चाहते हैं। दिख रहा है ये बोला? हेलो, हेलो, दिख रहा है सर। एक मिनट, तुम्हारा आवाज भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है वॉल्यूम जो है तो। लगता है माइक फुल पे किए हुए हो क्या? यस सर। हाँ, लग रहा है माइक जो है 100% किया हुआ है। तो हम यही कल बता रहे थे कि कल तो नहीं हो पाया सही से, नेट का प्रॉब्लम था। इसी तरीके से जो है ना वो इसमें काम इसी तरीके से। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया, इसको फिर डाल देंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये था टॉपिक नंबर 3। अब आते हैं 4, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस।
कॉल बाय रेफरेंस। हालांकि रेफरेंस तो होता नहीं है, कॉल बाय उसको एड्रेस को, सी में रेफरेंस है नहीं, मुझे यूनिवर्सल सिस्टम कहता है कि कॉल बाय रेफरेंस है, वो सी प्लस प्लस में है। सी में दो ही यस है, सर। एक कॉल बाय वैल्यू है और कॉल बाय एड्रेस है। दोनों में बेसिकली अंतर ये है, नाम से क्लियर है कि वैल्यू वाले में वैल्यू पास करते हैं और एड्रेस वाले में एड्रेस पास एड्रेस वाले करते में उसका। हैं, एड्रेस पास करते हैं, यस। लेकिन उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है। जब वैल्यू पास करते हैं तो क्या होता है कि वो जो वैल्यू है वो फंक्शन का जो लोकल वेरिएबल है उसमें वो कैप्चर हो जाता है। अब उस लोकल वेरिएबल में अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो जो मेरा जो कॉलिंग फंक्शन है उसका जो वेरिएबल है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन एड्रेस वाले केस में क्या होता है कि चूंकि एड्रेस चला गया तो डायरेक्टली हम मेमोरी लोकेशन पे काम कर रहे हैं, तो चेंज करेंगे फंक्शन के अंदर और उसका इफेक्ट होगा फंक्शन के बाहर। ठीक है, तो जो फंक्शन कॉल कर रहा है उसका जो वेरिएबल है उसमें चेंज हो जाएगा। यही दोनों के बीच में अंतर है। एरे के केस में क्या होता है कि वो बाय डिफॉल्ट कॉल बाय एड्रेस में होता है, एरे को हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास नहीं कर सकते हैं। और वेरिएबल में जो है दोनों का पॉसिबिलिटी है, या तो वेरिएबल के वैल्यू को पास कर सकते हैं या फिर वेरिएबल के एड्रेस को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इन वी कैन call a function in two different ways. In the first way, the calling function passes the value of its variable to the called function. The value of the variable of calling function is captured by a local variable called function. So the overall effect in this case is that when we make change in the value of local variable called function, then there is no effect on the value of the variable of calling function whose value was passed to the called function. ये इसका इफेक्ट है। But in case of call by address, the calling function passes the address of its variable to the called function. That address is captured by a local pointer of called function. Since the pointer is containing address of a variable which is
outside the scope of called function, and so the changes made by the pointer of called function becomes effective for the variable of calling function. So in this case, there is a concept of remote working from within the code of called function. मतलब दो तरह का फंक्शन हमारे पास हमेशा होगा। रिमोट वर्किंग क्या है सर? रिमोट वर्किंग वही हुआ कि मतलब जिस फंक्शन को हमने कॉल किया, काम कर रहे हैं उस फंक्शन में, लेकिन उसका इफेक्ट हो रहा है दूसरे फंक्शन में। काम हम कर रहे हैं किसी और, कोड लिखा हुआ है किसी और फंक्शन के अंदर, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो हो रहा है किसी दूसरे फंक्शन के अंदर। ऐसा इसलिए हो जाता है कि जो एड्रेस ही पास कर देते हैं। जब एड्रेस पास करिए तो उस एड्रेस पे काम होगा, एड्रेस पे जब काम होगा तो ये नहीं है। एक मिनट को तो लगता है कुछ है। हेलो, तो ये दो तरह का पॉसिबिलिटी यहाँ बनता है। एरे के केस में क्या होता है कि हम लोग कॉल बाय वैल्यू नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी है कॉल बाय एड्रेसिंग है, क्योंकि एरे का जो नाम होता है ना वो उसका एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जैसे ही एरे को पास करेंगे उसका एड्रेस पास हो जाएगा, और जब एड्रेस पास हो जाएगा तो फिर वो कॉल बाय एड्रेस की तरह काम करना शुरू कर देगा। उसको भी यहाँ लिख देते हैं कि इन केस ऑफ एरे, एज द नेम ऑफ द एरे represents its base address, and so when we pass an array to a function, then basically we are passing the base address of the array. So in this case, by default, we are calling function by address. In case of C language, the concept of call by address is also known as call by reference. However, in case of C++, call by address and call by reference are two different mechanisms to call a function. इसको भी हमें ध्यान रखना है। सी में क्या है कि दोनों का सेम ही नाम है, लेकिन इंटरनली जो है वो कॉल बाय एड्रेसिंग, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस का कंसेप्ट ही नहीं है। सी प्लस प्लस में क्या होता है ना कि एक अलग टाइप का वेरिएबल बनता है जिसका नाम होता है रेफरेंस, और सी में जो है हम दो ही तरह का वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, या तो सिंपल वेरिएबल होगा या फिर वो पॉइंटर होगा। तो सिंपल वेरिएबल अगर है तो इसका मतलब है कि कॉल बाय वैल्यू जा रहा है, पॉइंटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कॉल बाय एड्रेस जा रहा है।
तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका बेसिक जो उसका जो फ़ायदा है ना वो ये है कि जनरली क्या होता है कि जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो वहाँ से एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न कर पाते हैं। लेकिन अगर कभी रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमको एक बार में मल्टीपल वैल्यू वहाँ से रिटर्न बैक करना है तो उस केस में कॉल बाय वैल्यू से पॉसिबिलिटी नहीं है। वहीं पे ये कॉल बाय एड्रेस जो है ना ये काम कर जाता है। द मेन बेनिफिट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ call by address is that when we want to return more than one values from a function, then it is not possible in case of call by value, but it can be achieved with the help of concept of call by address। यहाँ पे ये पॉसिबल है, यही इसका मेन इसका बेनिफिट है। तो नेचुरल है कि कॉल बाय जितना फंक्शन हम लोग बनाए हैं अभी तक मैक्सिमम फंक्शन उसमें जो है कॉल बाय वैल्यू ही है। हाँ, एरे वाला जो फंक्शन था उसमें है कि कॉल बाय एड्रेस पे काम हो रहा है। तो सिंपल वेरिएबल के साथ भी अगर कॉल बाय एड्रेस पे काम करना है तो पहले ये जानना होगा कि पॉइंटर क्या है, थोड़ा सा पॉइंटर का कंसेप्ट ले लेना होगा, तब फिर हम उसको कॉल बाय एड्रेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके भी हम दिखा देते हैं कि कैसे वो काम करता है। लेकिन उसके पहले पॉइंटर क्या है और कैसे काम करता है इसको हम यहीं पर राइट कर देते हैं। पॉइंटर is a special variable which contains address of another variable. Since it contains an address which is an unsigned integer, and so the size requirement, this is very important, of a pointer is 2 bytes. No matter what is the type, or we can say the data type of the pointer. The role of data type of a pointer is only in the calculation of memory location. Then we apply some mathematical operator on a pointer. पॉइंटर को डिफाइन करना बिल्कुल आसान है। टू डिफाइन ए पॉइंटर, सिंपल सिंटेक्स ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप, देन स्टार एंड देन पॉइंटर नेम। वेरिएबल के नाम के पहले अगर स्टार लगा दिए, कब? एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, देन इट बिकम्स ए पॉइंटर।
और जिस समय हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं उस समय अगर उसके नाम के पहले स्टार नहीं लगा हुआ है देन दिस इज नॉट ए पॉइंटर। तो एक ही लाइन में हम एक पॉइंटर भी डिफाइन कर सकते हैं और एक सिंपल वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि int x, star y, x is a simple variable and y is a pointer. Here x is a simple variable and y is a pointer. अंतर दोनों में ये होगा कि x जो है x will contain an integer and y will contain the address of a variable of integer type. यहाँ पे क्या है कि here x can contain, पॉइंटर में सिर्फ वैल्यू एक ही का ना लेगा y का सिर्फ? नहीं, पॉइंटर में तो हम क्या रखते हैं उस पर डिपेंड करता है, किसी न किसी का एड्रेस लेगा वो, ठीक है। y जो है ना किसी न किसी का एड्रेस लिखेगा। x कैन कंटेन एन इंटीजर लाइक 3, 4, 12, 100, etc. and y can contain address of a variable of type integer, of integer type। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास y जो है ना हम ऐसा लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 10, x में 10 चला गया। अब अगर लिखेंगे कि y इक्वल टू $x, x जो है y जो है उसमें चला गया x का एड्रेस। तो जिस समय हमने x डिफाइन किया और जिस समय y डिफाइन किया तो नेचुरल है कि x के लिए कोई मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुआ होगा, y के लिए भी मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुआ होगा। तो y का भी अपना एड्रेस होगा, x का भी अपना एड्रेस होगा, ठीक है। y के एड्रेस से हम लोग को कोई कंसर्न नहीं है, अभी हमारा मेन कंसर्न है x के एड्रेस से। जब हम लिखते हैं कि x इक्वल टू 10 तो उस मोमेंट में क्या करते हैं कि x का जो मेमोरी लोकेशन है ना उस पर हमने 10 प्लेस कर दिया। और जब यहाँ लिख रहे हैं कि y इक्वल टू $x तो अब क्या कर रहे हैं कि x का जो एड्रेस है उस एड्रेस को हम y में डाल रहे हैं एज ए वैल्यू, मीन्स एड्रेस ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ y। तो y चूँकि पॉइंटर है सो इट कैन कंटेन एन एड्रेस, और वो एड्रेस ही कंटेन करेगा इसलिए उसको डिफाइन ही किया गया है। तो x का इसका फ़ायदा ये है कि अब मान लो अगर x में चेंज करना है तो उसके लिए x लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो y से भी उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, here 10 is the value of x। यहाँ क्या हो रहा है कि here y is containing address of x, y का भी अपना एड्रेस है लेकिन उस एड्रेस से हम लोग को भी कोई मतलब नहीं है। हम लोग बोले x के एड्रेस पे, मतलब x के एड्रेस पे काम कर रहे हैं और x के वैल्यू पे भी काम कर रहे हैं। अब इसका बेनिफिट ये है कि नाउ सिंस y इज कंटेनिंग address of x and so now we can change the value of x using y। So there can be an expression which does not contain the symbol x but it will change the value of x। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि स्टार y इक्वल टू 5 तो ये स्टार y इक्वल टू 5 करने से y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना, अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना कि ये x के वैल्यू को चेंज कर रहा है, y का वैल्यू तो यहाँ पे चेंज हो रहा था। ये जो स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इट इज चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, दिस स्टेटमेंट दिस इज चेंजिंग द वैल्यू ऑफ y, और ये जो स्टेटमेंट है ना दिस इज नॉट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ y।
दिस इज अगेन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ जो स्टार का मीनिंग है वो डिफरेंट है। यहाँ पे इसका मीनिंग होता है वैल्यू एट, ठीक है, और यहाँ पे इसका मीनिंग दूसरा होता है। यहाँ पे मीनिंग होता है कि वी आर डिफाइनिंग ए पॉइंटर। यहाँ पे ये वेरिएबल मतलब कि वेरिएबल को पॉइंटर में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ जो स्टार है ना, इसका मतलब है कि हियर स्टार इज वैल्यू एट ऑपरेटर। So this statement is not changing the value of y, rather it is changing the value of the address which is stored in y, that is value of x। ये इसका इफेक्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि रिमोट काम हो रहा है। मतलब काम देखने से लग रहा है कि हम वाई पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वाई पे काम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि वी आर वर्किंग ऑन एक्स, बिकॉज वाई इज कंटेनिंग एड्रेस ऑफ एक्स। इसको ऐसे ही स्ट्रेच करते हैं, एक मिनट एक्सेल खोलते हैं, वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब तक मेमोरी का फिगर नहीं आएगा ना सामने, तब तक वो सिचुएशन क्लियर नहीं होगा कि क्या हो रहा है। इसलिए इससे इसको हम दिखाते हैं एक्सेल में। जैसे मान लो कि ये हमारा कोई मेमोरी लोकेशन, ये हमारे कंप्यूटर का ये मेमोरी है, इसको पहले घेर देते हैं इस तरीके से, केवल आउटर। तो ये हो गया हमारा मेमोरी, ठीक है। अब इसमें ये डिफरेंट सेल बनाया हुआ है जहाँ पे हमको वैल्यू स्टोर करना है। हर सेल का अपना कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, इसका अपना कुछ एड्रेस होगा, इसका अपना कुछ एड्रेस होगा, इसका अपना कुछ एड्रेस होगा, सबका एड्रेस में डिफाइन किया हुआ है। जैसे अब प्रोग्राम में हम लोग गए, प्रोग्राम में सबसे पहले हमने लिखा कि इंट एक्स। जैसे इंट एक्स हमने लिखा तो क्या बना कि कोई एक सेल रिजर्व कर लिया गया, किसके लिए, वो रिजर्व कर लिया गया एक्स के लिए। मतलब ये जो हमारा लोकेशन है ये वाला, इसका नाम एक्स हो गया, मान लो इसका नाम हमारा एक्स है, ठीक है। इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो ये जो लोकेशन बना, इस लोकेशन का नाम एक्स हो गया। नेचुरल है कि इसका कुछ ना कुछ एड्रेस भी होगा। तो बाय द वे मान लो इसका एड्रेस है 1001। 1001 इज द एड्रेस ऑफ एक्स। शुरू में क्या हो रहा है कि एक्स में कुछ नहीं है। अब हम बाद में दूसरा क्या करते हैं कि एक और डिफाइन करते हैं, इंटीजर स्टार वाई। तो इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि फिर वाई के लिए भी कोई जगह एलोकेट होगा। जैसे मान लो वाई के लिए यहाँ पे जगह एलोकेट हो गया मेमोरी में, तो ये जो एरिया है ये वाई कहलाएगा, इसका नाम हो गया वाई। इसको भी सेंट्रल अलाइनमेंट कर देते हैं। इसका भी अपना कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। जैसे मान लो इसका एड्रेस है 5500, ठीक है। अब दो हमारे पास लोकेशन है, इस लोकेशन का नाम x है, इसका नाम y है। अंतर क्या है कि दिस इज सिंपल वेरिएबल एंड दिस इज पॉइंटर। तो ये जो लोकेशन है इट कैन स्टोर ए इंटीजर, लेकिन ये जो लोकेशन है इट विल स्टोर एन एड्रेस, क्योंकि ये हमारा पॉइंटर है। बाद में मान लो प्रोग्राम में हम लिखते हैं कि x इक्वल टू 7, तो ये क्या करेगा, ये बड़ा क्या हो गया, x इक्वल टू 7, कैसे हम लोग कैपिटलाइज कर लेगा उसको। तो जैसे हम लिखे x इक्वल टू 7, तो ये क्या करेगा, ये करेगा सेमीकोलन दिए, ठीक है। ये क्या करेगा ना कि ये x वाले वेरिएबल में जो है 7 प्लेस कर देगा, मतलब 7 यहाँ आ गया। ये समझ में आया। इस स्टेटमेंट का इफेक्ट ये हुआ कि 7 हमारा यहाँ पे चला गया, लेकिन अभी भी y जो है ना वो खाली है। अब अगर हम बाद में लिखते हैं कि y इक्वल टू $x, तो $x का मतलब होता है x का एड्रेस। तो x का एड्रेस 1001 है। अब ये जो जगह हमारा है यहाँ पे 1001 का लगेगा। तो ये y क्या कंटेन कर रहा है, y इज कंटेनिंग एड्रेस ऑफ x। इसका इफेक्ट ये हुआ और इसका इफेक्ट जो है ये हुआ।
अब क्या करना है कि अब हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं कि स्टार y इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि वैल्यू एट एंड देन y इज इक्वल टू 9, ये इसका मीनिंग हुआ। तो y लेकिन क्या कंटेन कर रहा है, y इज कंटेनिंग 1001, सो दिस शुड बी की वैल्यू एट 1001 इक्वल टू 9। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, बेसिकली कर ये रहा है कि 1001 नाम का जो एड्रेस है, उस एड्रेस का जो वैल्यू है उसको ये 9 कर रहा है। तो ये 9 कहाँ जाएगा, ये 9 इस पे नहीं आएगा, ये 9 जो है यहाँ जाएगा, क्योंकि वो इस एड्रेस पे जाएगा 1001 पे। तो अब ये 7 जो हमारा है ना, ये 7 रिप्लेस हो जाएगा और 7 के बदले यहाँ पे आ जाएगा। इस 7 को क्या करते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। एक मिनट, कंट्रोल 1 इसमें फॉन्ट में होगा फॉन्ट इफेक्ट्स, स्ट्राइक थ्रू सिंगल। ठीक है, तो ये 7 कट गया पूरा, लेकिन हुआ नहीं, चलो कट गया, इतना लग रहा है कट गया ये। कंट्रोल 1 इसको डबल स्ट्राइक थ्रू कर देता, ज़्यादा चलेगा। एक और इसमें ऑप्शन था एक्स, तो दिख ही नहीं रहा है कि क्या लिखा हुआ है, इसको नहीं करना, डबल ही करके छोड़ दो। टू ठीक है सर। हाँ, टू वाला ठीक है, ये मतलब कट गया और इसके बदले यहाँ पे जो है 9 है, तो ये वाला पार्ट कट गया और इसके बदले जो है वहाँ पे 9 चला गया। मतलब अब x का वैल्यू जो है 9 हो गया। ये x हमारा 7 लॉस्ट हो गया ड्यू टू दिस स्टेटमेंट। ये समझ में आया? तो इस स्टेटमेंट में कहीं भी x लिखा हुआ नहीं ना है, इसमें कहीं भी x नहीं लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि स्टार y इक्वल टू 9। तो देखने से क्या लगता है कि हम लोग y को चेंज कर रहे हैं, लेकिन y को नहीं चेंज कर रहे हैं। अगर y को चेंज करते तो लिखते ना कि y इक्वल टू समथिंग, तब ना y चेंज होता है। लेकिन y इक्वल टू समथिंग नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि स्टार y इक्वल टू समथिंग। तो सिंपल लिखेंगे कि y इक्वल टू समथिंग, दैट मीन्स कि वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ y। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि स्टार y इक्वल टू समथिंग, दैट मीन्स कि वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस, x का वैल्यू चेंज होगा व्हिच इज स्टोर्ड इन y। तो एक ही पॉइंटर जो है ना, वो डिफरेंट वेरिएबल्स के एड्रेस को कंटेन कर सकता है। अभी हमारे पास एक x नाम का वेरिएबल था, एक y है, मान लो एक तीसरा वेरिएबल z नाम का है, तो हम ऐसा भी बाद में कर लेंगे कि उसी y में z को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, z के एड्रेस को। अब उसके बाद जब y से उसको हैंडल करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर लिखते हैं कि इंट z, तो ये तीसरा वेरिएबल डिफाइन हो गया z नाम का। बाय द वे इसके लिए कोई जगह एलोकेट किया गया है यहाँ पे, तो ये जगह जो है ये हो गया अब z के लिए। कंट्रोल तो इसका भी अपना कुछ ना कुछ एड्रेस जरूर होगा, भले हम उस एड्रेस को ट्रैक नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन एड्रेस सबका होता है। तो ये जेड हो गया। बाद में यहाँ हमने लिखा है कि जेड इक्वल टू, जेड मेरा कीबोर्ड का लेवल है 23, तो क्या होगा ना, यहाँ पे 23 आ जाएगा, जेड में आ जाएगा। अब अगर लिखते हैं कि y इक्वल टू % जेड, अब ये जो y हमारा है, जिसमें कि पहले हमारा ये 1001 था, अब इसको कट कर दो, अब ये कट हो गया। ठीक है, अब इसके बदले यहाँ पे जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखे तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जेड के एड्रेस को y में प्लेस कर रहे हैं। तो जेड का एड्रेस है 7421, तो यहाँ पे आ जाएगा 7421, मतलब ये 7421 यहाँ नहीं, यहाँ पे असल में है, उसको बगल में लिख रहे हैं। तो नेचुरली है कि y में चेंज हो गया। अब इसमें और इसमें फ़र्क देखना है। इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है स्टार y इक्वल टू 9 और यहाँ लिखा हुआ है कि y इक्वल टू %। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, दिस इज चेंजिंग द वैल्यू ऑफ y। फिर ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज ऑल्सो चेंजिंग द वैल्यू ऑफ y। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट चेंजिंग y, दिस इज चेंजिंग it। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ लिखेंगे बाय द वे बाद में कि स्टार y
इक्वल टू मान लो 45। अब ये 45 कहाँ जाएगा, वाई में नहीं जाएगा, अभी जाएगा जेड में, क्योंकि जिस मोमेंट में इसको लिखा गया उस मोमेंट में वाई में जेड का एड्रेस था, है ना। क्योंकि अब यहाँ पे इसका मीनिंग ये होगा कि वैल्यू एट और वाई वाई, जेड के लिए काम करेगा। हाँ, तो उसमें उसका एड्रेस रखा हुआ है 45। तो इसका मीनिंग अब ये हो जाएगा कि वैल्यू एट, अभी वाई का वैल्यू कितना है, तो वाई का वैल्यू है 7421, 7421। तो 7421 का जो वैल्यू है ना वो हो जाएगा 45। तो 7421 क्या है, 7421 तो ये है जेड है, जिसमें कि पहले से 23 रखा हुआ है, तो ये जो 23 है इसको कट कर देना है, क्योंकि अभी 23 नहीं रहा, अब ये हो जाएगा 45। ये समझ में आया है? यस सर। हमको लगता है कि अब ये क्लियर हो गया, क्योंकि इस फिगर से ही ये क्लियर होगा कि कैसे कैसे इंटरनली काम होता है सर इसको। यस हाँ सर। सर इसको भेज देंगे क्या? हमको हाँ, अभी स्क्रीनशॉट क्या नहीं हुआ करते हैं, छोटा। इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं इस एक्सेल फाइल को, जी तब इसको फिर हम वहाँ मतलब इसमें डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि इसी सिचुएशन से क्लियर होगा कि पॉइंटर जो है ना कैसे काम करता है। तो इसी चीज़ को क्या करना है, फंक्शन में यूज़ करना है। अभी हम लोग फंक्शन में यूज नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह यूज़ कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे, इसी चीज़ को फंक्शन में पास कर देंगे, तो फिर वहाँ क्या होगा कि वो कॉल बाई एड्रेस हो जाएगा। वो इसको भी सेव कर देते हैं फोल्डर में। इसका नाम देते हैं पॉइंटर, और इसका टाइप जो है कर देते हैं एक्सेल, एक्सेल। तो एक तो एक्सेल में कन्वर्ट हो गया ये पहली बात, और फिर उसके बाद क्या करना है, इसको फिर पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा, लेकिन पीडीएफ में ये थोड़ा सा, क्योंकि इसका पेज ब्रेक यहाँ पे लाइन ब्रेक आ गया है, एक मिनट रुको, इसका पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, फॉर्मेट पेज लैंडस्केप कर देते हैं इसको। अब जरा देखें, अभी भी ये यहाँ तक आ रहा है, कटेगा। फॉर्मेट पेज, और राइट साइड का जो होगा ना, राइट का 0 है, नहीं लेफ्ट का 2 है, तो लेफ्ट को भी 0 कर दो, हेलो हेलो और इसको 0 कर दो। हेलो। हेलो, हाँ आ रहा है हाँ आवाज़? सर हाँ सर अब आ रही क्लियर। हाँ अब ये सही हो गया। अब इसका ओरिएंटेशन जो है ना, अब ये मतलब इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं, कट फिर करके। कट रहा है सर। हाँ नहीं, तो इसको एक पॉइंट से खिसका लेते हैं, कट करके, ई और पे यहाँ, लाइए ना सर, ई पे। हाँ यहाँ पे कर देते हैं। अब ठीक है नहीं? यस अब सर। क्या है, अब क्या है कि पीडीएफ में जो कन्वर्ट करेंगे ना, तो उस पीडीएफ में पूरा का पूरा एक ही पेज में आ जाएगा। जैसे कन्वर्ट हो गया, अब ये पेज हमारा यहाँ तक आ रहा है ना। अब इसको एक बार ओपन करते हैं पीडीएफ वाले को, pointer.pdf आ रहा है, यस एक सर। ही पेज में सब आ गया। नहीं, अब ये देखने में लग रहा है जैसे यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, पॉइंटर डिफाइन किया हुआ है, फिर वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, x = 7। अब ये कैपिटल हो गया है वो एक्सेल के कारण, लेकिन इसको मान के चलना है कि स्मॉल x है। तो किसका क्या इफेक्ट है सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे तुमको ये समझ में आ जाएगा कि पॉइंटर जो है इंटरनली कैसे काम करता है। तो जिस समय हम लिखते हैं कि स्टार और पॉइंटर नेम इक्वल टू सम वैल्यू, तो उस समय बेसिकली पॉइंटर को हम चेंज नहीं करते हैं, पॉइंटर में जो एड्रेस रखा हुआ है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको चेंज करते हैं। क्या है, बार बार कॉल कर रहे हैं, इस संजीव जी का कॉल है यूनिवर्सिटी से, कॉल करो। हेलो, हाँ क्या बोलिए ना। पार्ट 1 में तो हटा हुआ था, पार्ट 2 में अभी है, उसमें पार्ट 2 में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा पेंडिंग है, देख लीजिएगा उसके ऊपर। 10 मिनट बाद हम कॉल करें, थोड़ा क्लास में है अभी। ठीक, तो ये वाला फाइल जो है ना, इसको भी हम डाल देते हैं ग्रुप में, ये जो पीडीएफ है फाइल बना हुआ है पॉइंटर। और तो हम अभी लोग का रिजल्ट कब आएगा? तुम लोग का भी नहीं आएगा, तुम लोग से पहले वाले का भी आएगा।
तुम लोग का तो अभी 2018 कोडिंग ही हुआ है। 2018 से 21 वाले का हाँ, उस 18 वाले का आएगा। बहुत सर लेट कर रहे हो, लेकिन सर बहुत लेट हो रहा है सर। तो अभी बीच में काम बंद हो गया हुआ है ना, काम कैसे सर होगा? अभी डाटा देहरादून सर देहरादून यूनिवर्सिटी में और गलगोटिया ये सब यूनिवर्सिटी में सर अभी 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। हम लोग अभी 1st सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं। यहाँ तो लेट चलता है, शुरू से लेट है ना। नहीं सर, लेकिन आपसे भी सर कोशिश करो तो हो जाएगा सर। तो डाटा मिलेगा तब ना, डाटा ही नहीं हमारे पास। तो एग्जामिनेशन प्रोग्राम तो कंट्रोल उसका बोलते हैं कि रेडी आप है। ही नहीं देते हो। नहीं नहीं, प्रोग्राम तो उसका रेडी है, हमारे पास डाटा हमारे पास है ही नहीं था, हम उसको कहाँ से जल्द निकाल उसका, जब तक यूनिवर्सिटी से डाटा ठीक नहीं है मिलेगा। अब एक दिन सर कॉन्फ्रेंस करते हैं आपको और एग्जामिनेशन कंट्रोलर को और VC को, और तब तीनों में डिस्कस करवाते हैं, तब बता देंगे क्या करना है, क्योंकि बोल रहे हैं कि मैं भी जल्दी हाँ, लेने वाला उसका हूँ डाटा एग्जाम। ही नहीं उसका है ना, हम तो संजीव जी को बोले हुए हैं, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं है। डाटा वो प्रोवाइड करेगा, उसके बाद कुछ हो पाएगा। बाकी प्रोग्राम तो उसका रेडी ही रहता है। संजीव हम भैया लोग तो तो बोले हैं क्या प्रोग्राम सर, मेरा रिजल्ट इधर क्लियर है, मतलब सब कुछ बस क्या TRP चीज़ है? चढ़ चुका है। हाँ, वो TRP चढ़ा चुके हैं, तो वो बोले कि TRP चढ़ा चुके हैं, क्या चीज़ के लिए? वो MC वाला रिजल्ट का। उनका एक पैर मिनट टूट गया था, इसीलिए वो थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया था उनका। एक मिनट, ट्रैक्टर जा रहा है, आवाज़ आ रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ बोलो तो। बोल रहे हैं कि से संजीव भैया बोल रहे थे से हाँ एक्चुअली मेरा पैर जो है ना, पैर फ्रैक्चर हो गया था, इसके कारण से मैं नहीं कर पाया काम। तो अब मैं सारा कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ, अब वो कर रहे हैं, अब जाते हैं ऑफिस में। हाँ अब शुरू हाँ किए हैं जाना वो। बीच में तो मतलब बिल्कुल रेस्ट में थे ना, बीच में 1.5-2 महीना के लिए। हाँ हाँ। तो एक दिन मैं सोच के, एक दिन वो बोल रहे हैं क्या से एक बार पंकज सर से मतलब बैठ के बात करता हूँ, तो आप एक बार बैठ के बात करो, 2-3 सेमेस्टर का एक बार आप एग्जाम ले लो। हाँ नहीं, उसका प्लानिंग हो गया था एक बार, बीच में लॉकडाउन हाँ से सर। पहले उसका प्लानिंग हो चुका था, लेकिन प्लानिंग जी हुआ जी और उसका लॉकडाउन हो गया, अब इस पे सब फिर सर, नहीं पता। राजभवन में भी न्यूज लेने गए थे, तो वहाँ अपना बिहार यूनिवर्सिटी की चर्चा किए थे, तो वहाँ के स्टाफ बोले थे कि आप लोग कर लो, जैसे मैनेज क्या कर लो, क्योंकि यहाँ से कोई सुनने वाला नहीं है, डायरेक्ट उसका स्टाफ बोला था, मतलब NR सिन्हा थे वहाँ के स्टाफ। हाँ वो ठीक है, वो तो हो ही जाएगा, फिर खुलेगा, उसके बाद सब धीरे धीरे होगा। रिजल्ट वाला जी काम तो जी हो ही रहा है, लेकिन जिसका जी डेटा जी अवेलेबल है वो काम हो जा रहा है, जिसका डेटा भी अवेलेबल नहीं है वो काम नहीं हो पा जी रहा है, जी। यही चक्कर है। वही तो एक बार VC से हम बात कर रहे थे, तो हम सोचे कि आपको कॉन्फ्रेंस लेते हैं, लेकिन आपको कॉल किया, लेकिन आपको कॉल नहीं लग रहा था। VC बोले कि जो भी प्रॉब्लम है आप बोलो, जो भी पंकज कुमार है मतलब हमसे बात डायरेक्ट करें, मतलब और जो भी मतलब सॉल्व हो जाएगा, मतलब साल भर इसमें टेंशन नहीं ले सकते हो, लेकिन फिर मतलब आपका कॉल ही नहीं लग रहा था उस समय। बीसी तो सुनते हैं क्वारंटाइन में चले गए हमें अभी 14 दिन के लिए। जी जी जी। अब 14 दिन के बाद ही ना वो निकलेंगे बाहर। हाँ आज भी उनसे बात हुई है, VC से आज ही बात हुई है सुबह में, मॉर्निंग में। फोन से। जी जी, फोन फोन पे ही कॉल अभी चल रही है हम लोग की। अभी बाहर जाना मना है ना अभी। हाँ सर। तो सर 4 रिजल्ट के की बाद भी टेंशन नहीं देखिए। है, टेंशन है पढ़ने के लिए। अगर रिजल्ट हाँ लेके ही क्या करोगे, जब पढ़ाई नहीं करोगे तो रिजल्ट में क्या फायदा, डिग्री ढूंढने से क्या फायदा फिर। हाँ ये रिजल्ट सही तो आदमी बोल को रहे हो। लेकर नहीं आएगा, मेन है कि क्लास में परफॉर्मेंस क्या है, वो ना ज़्यादा है। जी जी जी। तो नॉलेज नहीं मेन आएगा। सर पता है एक्चुअली सर, बिहार यूनिवर्सिटी सेमेस्टर जो है ना, रवीश कुमार भी मतलब इस पे मतलब एक बार डाले थे मतलब न्यूज, कि बोले कि मुझे कुछ करने से पता नहीं चलेगा मतलब। तो बट यहाँ पे मतलब मेन सेमेस्टर सर दिक्कत हो जा रही है, और सर आप सेमेस्टर क्लियर कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो। तो हम लोग थोड़े वहाँ के कोई मतलब ऑफिशियल हैं। हम लोग का काम तो हाँ प्रोग्रामिंग वो। का है, प्रोग्राम बना कर दिया हुआ है, अब डाटा उसमें डालेंगे, रिजल्ट निकल जाएगा। अब डाटा उनके पास है नहीं तो डालेंगे कहाँ से, बात ये ना है। हाँ हम लोग का ये मेन दिक्कत। सपोर्ट है, हम लोग का सपोर्ट केवल है प्रोग्रामिंग का, तो प्रोग्रामिंग हम लोग बना के दिए हुए हैं। अब उसमें डाटा प्लेस सर एंट्री करना, सर तो सही ऐसा करना। ऐसा हो सकता है सर, एक महीना पर सर एग्जाम ले सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना आप। ये उससे सब जो होगा मतलब उसमें हम लोग कंसर्न नहीं है, हम लोग एग्जाम लेने का ऑथोरिटी नहीं ना है, उसके लिए कंट्रोलर है, हाँ संजीव जी है। हाँ हाँ, तो कंट्रोल तो बोल रहे हैं सुभाष, आप जैसा बोलो मतलब मैं वैसा करवाने को तैयार हूँ। तो हम बोले कि ठीक है, मैं पंकज सर से बात करके और आपको और पंकज सर से बात करवा दूंगा, जैसा होगा मतलब कर लेना, तो ठीक है मैं कर लूंगा। वो हाँ, खुद तो बोले उसमें थे, मेरा तो जो कोई रोल ही संस्कृत नहीं है, वाले। हम लोग का उसमें जी। क्या रोल है, कोई रोल ही नहीं है उसमें हम लोग का। नहीं तो आप सिर्फ बोल रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट है, मतलब आपको सिर्फ बोलना है कि सिलेबस कंप्लीट है, उसके बाद उनको एग्जाम लेना उनका काम है, मतलब हमको नहीं ना लेकिन बोलना बच्चा है, सब ओनली फॉर बच्चा सब हंगामा ना करे मतलब। हमारे एचओडी लिख के दे देंगे, किस देंगे, एचओडी बैठेंगे तब ना लिख के देंगे, अभी बैठे नहीं जी करेंगे। जी हाँ। हाँ वो तो नहीं बैठते हैं। अब अभी कहाँ बैठ रहे हैं अभी, तो जी कैसे जी। कोई लिख के देगा अभी। अब 3 के ठीक है बाद सर, क्लियर कोशिश। होगा कि डिपार्टमेंट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है अभी।
अभी सर नहीं खुलने वाला है, क्योंकि अभी फिर मतलब बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी मुजफ्फरपुर में मिला है, मतलब 2-3 आज ही मिला है, एक ये कोरोना अभी के लग रहा है मतलब। कि अभी और अभी एक्सटेंड ही नहीं होगा ये। जी जी ऐसे में जो भी आईबीसी का कि नया सेशन स्टार्ट करेगा सितंबर से वो। जी। अभी गए थे मतलब वो, अभी हम केजरीवाल हॉस्पिटल से आगे बढ़ रहे थे, मतलब सदर अस्पताल में आए तो वहाँ पे एक कोरोना मरीज मिला है, मतलब तो वहीं से हम लोग अभी न्यूज अभी लिए, ज़्यादा वहीं से निकले हैं। मत करो ना, पता लगा कोरोना वोरोना हो गया बस सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए भी ज़्यादा सर जो तो भी। सर तो काम करना है हम लोग को, तो सर काम नहीं लगातार नहीं, कंटिन्यू अभी मतलब काम नहीं चेंज कहीं करना है ना, करना है। अभी तुम एडमिशन लियो पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। हाँ वो तो है सर। अब दोनों साथ काम कैसे हो जाएगा सर, ये तो रेगुलर कोर्स है ना। जी जी जी। दोनों को तुम साथ एक साथ मतलब सो भी नहीं कहीं कर सकते हो कि हम काम भी कर रहे थे और हाँ पढ़ भी रहे थे। नहीं सही, हाँ तो ये थोड़ी तो सी है काम मतलब। हो रहा है ना ये जो कर रहे हो थोड़ी हाँ सी वो, बेकार हाँ ये तो है सर। गलत काम हो रहा है ना, ये एक जगह जॉब भी कर रहे हो फुल टाइम, एक जगह तुम पढ़ाई भी कर रहे हो फुल टाइम, ये सर तो संभव है? बिहार में सर यही नहीं, चल रहा है सर, कौन सर। ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ी है, सब कोई ऐसा आज नहीं करते हैं। सर, आज के सर डेट में राजा हरी सर, आज की डेट में गुप्तेश्वर पांडे भी मतलब घूस ले रहे हैं, इससे अलग सर क्या बोले सर। ये अलग बात है, तो इसका मतलब था कि हम भी गलत गलत हो जाएंगे, दूसरा सामने वाला गलत रहेगा। हाँ वो तो है ही, मतलब आप कोई पूरा किसी रहे का ना, सुनता ही नहीं है। नहीं नहीं, वो तो अपना सोचना है ना कि हमको क्या करना है, जी जी। दूसरा क्या कर रहा है उसका क्या मतलब है। हमारा जो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो काम है वो सही होना चाहिए, जी जी उस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अभी। मैंने है कि देखो जी ये जी सब टेक्निकल कोर्स है, अगर इसमें नॉलेज नहीं होगा ना तो डिग्री तुम किसी भी यूनिवर्सिटी का ले लोगे, कहीं भी जी जी। सस्पेंड नहीं हाँ ये होगा। बस। और अगर नॉलेज रहेगा तो किसी भी घटिया से घटिया यूनिवर्सिटी का भी डिग्री रहेगा तो वो वहाँ सस्पेंड कर जाओगे। मेन ये हाँ चीज़ वो है, तो है। मेन कंसंट्रेशन इसी पे चीज़ होना चाहिए। ये पॉइंटर वाला जो हम बता दिए हैं, और टास्क जो है ना वो वही रहेगा, क्योंकि कल जो हम दिए थे बनाने के लिए, कल तो नेट का प्रॉब्लम था तो कोई बना नहीं पाया था, तो आज जो बताए हैं ये वाला, इस फॉर्मेट में क्या करना है कि अरे वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना है मॉड्यूल बना बना करके। और फिर कल क्या करेंगे कि कल से स्टार्ट करेंगे, कल कुछ एग्जाम्पल बता देंगे इसका, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू वाले का। एड्रेस का। यस सर। हाँ, कॉल बाय एड्रेस वाले का, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय वैल्यू वाले का। वैल्यू का तो है ही एग्जाम्पल, एड्रेस वाले का मेनली बताना है, मतलब ऐसा फंक्शन बताना है जिस फंक्शन में हम एक से ज़्यादा वैल्यू को वहाँ से रिटर्न बैक कर सके, उस पर ज़्यादा ये कंसंट्रेट करना है। क्योंकि अभी तक हम लोग जो फंक्शन बना रहे हैं उस फंक्शन में क्या हो रहा है कि उसमें एक बार में एक ही वैल्यू वहाँ से रिटर्न होता है। एक बार एक ही वैल्यू रिटर्न करना वो सही है, लेकिन कई बार रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि हमारा फंक्शन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को हम रिटर्न कर सके, तो उस केस में जो है ना ये कॉल बाय एड्रेस जो है यही काम देगा, कॉल बाय वैल्यू वहाँ पे काम नहीं देगा वहाँ, क्योंकि वहाँ पे वो संभावना ही नहीं है। इसमें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी क्या करना है कि एरे वाला जो प्रोजेक्ट था उस एरे वाले प्रोजेक्ट को मॉड्यूल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं ये शेप्स वाले प्रोजेक्ट को, और तब उसका जो फाइल्स वगैरह है उसको फिर हमको भेज देना है फोल्डर वाइज, सबको जिप कर लेना, और जिप फाइल जो होगा ना उस जिप फाइल को ही सेंड कर देना है, या तो मेल पे या फिर व्हाट्सएप। जैसे ये मान लो ये मेन फोल्डर है सेप्स डॉट प्रोजेक्ट, इस पूरे के पूरे फोल्डर को ही जिप कर लेना, इसके अंदर इसका सब फोल्डर और इसका जितना फाइल है सब उसमें आ जाएगा, और उसी फाइल को वहाँ पे मूव डाल देना उसमें। ठीक है, इस फाइल को ओपन कर देते हैं, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम में। कल कौन दिन हो जाएगा, कल है फ्राइडे है कल, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं अभी वहाँ पे व्हाट्सएप पे भी और सर्वर पर भी डाल देते हैं, दोनों जगह पे। यस सर। ठीक है सर, इसके बाद दिवाकर लग रहा है क्या कुछ थैंक यू गड़बड़ हो सर। गया, नहीं दिख रहा है। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया होगा। हाँ, असल में इसमें ये भी ना है कि इसमें नेट जो है ज़्यादा खोजता है, जो स्लो नेट पे नहीं सही यस सर। से नहीं कर पाता है, ये फास्ट नेट ही चाहिए इसके लिए, फीचर बहुत ज़्यादा है। यस सर। फिर भी है कि ये सिक्योर है, मेन ये है कि सिक्योर है, बाकी सब उतना सिक्योर यस नहीं सर। जितना। ठीक है सर।